हमारा फोकस है आज क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 100 तक, यानी हमें 30 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द की चैलेंजेस लिस्टेड इन सम इनपुट्स फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहली बात तो ये कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है 2020। उसके फीचर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर 1 के लिए भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, तो उसके सारे फीचर्स पता होने चाहिए। दूसरी चीज, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। लेकिन हम 2018 का पेपर पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन जो है वो रेलेवेंट था कि कौन से जो है ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी में क्या चीजें इंक्लूड करी गई हैं बेसिकली। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली उस पर बात करी ही जाएगी, आप बिना डाउट इस चीज को पिक कर सकते हो। इक्विटी पर भी बात करी जाएगी कि कोई भी इंसान, कोई भी जो स्टूडेंट है वो मिस ना करे एजुकेशन को, इक्विटी लाने की कोशिश करी गई है। देन प्री स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 4 to 5 years शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ राइट। ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, बिकॉज राइट जो है वो ऑलरेडी 6 to 14 ईयर एज ग्रुप के लिए डिसाइड मतलब है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। हम्म। एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट टू एजुकेशन डेवलपमेंट, ये बात भी सही है, बिकॉज जब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या फिर इक्विटी की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। Correct है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली, ये जो एज अ राइट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऑलरेडी बहुत पहले ला चुकी है। और 4 to 5 के लिए नहीं है, वो 6 to 14 के लिए है। हालांकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, उसमें प्री स्कूल एजुकेशन पे काफी फोकस करा गया था, जो 3 to 6 ईयर का एज ग्रुप है ना उसमें। बट उसको एज अ राइट नहीं बोल सकते आप। कोई बच्चा अगर 3 to 6 में नहीं जाना चाहता तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। हालांकि किंडरगार्टन है, आंगनवाड़ी है, इनके थ्रू प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। उसको राइट के तौर पे नहीं बोला गया था उस टाइम पे। ओके। तो ये जहां पर भी कंपल्शन की बात आ जाए ना, एजुकेशन कंपल्सरी जो है वो 6 to 14 ईयर एज ग्रुप में है। उसके बाद की भी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। और उससे पहले की भी हालांकि अब गवर्नमेंट प्रोविजन ऐसे ला रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी आ चुके हैं, बट दैट इज नॉट लाइक कि 2016 में उसको राइट के तौर पे बोला गया था। तो अगर हम सेक्शन सी को हटा देते हैं, तो हमारे पास पता है हमें 1, 2 और 3 होना चाहिए। सो ये हो जाएगा रिमूव, ये चला जाएगा, इसमें डी नहीं है, तो ओनली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन देखो, जब आप नेट के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो आई बिलीव देर आर फ्यू यूनिट्स विच आर वेरी डिफिकल्ट, मतलब जिसपे ना आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, जिसमें मुझे लगता है थोड़ा सा डिटेल में चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। तो उसमें से एक तो आपका पब्लिक पॉलिसी है, उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आप कवर कर सकते हो। स्पेशली जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, उनको इसमें बड़ी चैलेंज आती है, बिकॉज यूपीएससी में आप 4 मॉडल पढ़ के जाते हो। आपने हर्बर्ट साइमन पढ़ लिया, ड्रॉर पढ़ लिया, इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ लिया, और ज्यादा से ज्यादा आपने एड्जियोनी को पढ़ लिया। बट यहाँ पर है ना, एक लेवल ऊपर आता है, थोड़ा सा और एडवांस आता है। जैसे एलिट मास मॉडल नॉर्मली हम नहीं कवर कराते, बट यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। इवन यहाँ पे ये तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के जो मॉडल है, टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच जो है, वो भी पूछी जाती है। एक तो ये यूनिट है। दूसरा जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में जितना डेप्थ में आप जा सकते हो उतने ही आप मार्क्स अच्छे स्कोर करोगे उसमें। आप इवन आज हम देखेंगे उन चीजों को, बट बहुत डिटेल में चीजें जो हैं वो पूछी जाती हैं लोकल गवर्नमेंट पे भी। सॉरी। तो यहाँ पर एक तरफ पॉलिसी मॉडल्स हैं, एक तरफ कोर थिंकर आपसे पूछे गए हैं। और पहला मॉडल आपका एलीट या मास मॉडल, जिसमें बेसिकली सोसाइटी में 2 सेक्शन बताए गए हैं, एलीट और मास, और पॉलिसी कहीं ना कहीं उनके बीच में एक स्ट्रगल को दिखाता है। ठीक है। दूसरा ग्रुप मॉडल है, एज अ ग्रुप बिहेव करना। इंस्टीट्यूशनल मॉडल है कि जो आपका पॉलिसी है वो एक इंस्टीट्यूशन का नतीजा है। और ऑर्गेनाइज्ड एनार्की की है, तो बेसिकली किसको कितना मिलेगा, वो एक काइंड ऑफ एनार्किकल, काइंड ऑफ स्ट्रगल चलती रहती है उनके बीच में आपस में। तो वो ना पॉलिसी को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और इसके अगर आप देखें, आंसर देखें, तो आप एलीट मास मॉडल, ये सबसे आसान रहेगा आपको याद रखना। ये किसने डेवलप करा था? ये सी राइट मिल का है। सही है ना? यस मैम। सी राइट मिल का अगर आप ये मतलब फॉलो करते हो, तो ग्रुप मॉडल आपका है, बेंटले का है। ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल मॉडल जो है वो फ्रेडरिक ने दिया है, और ऑर्गेनाइज्ड एनार्की आपका किंगडन का है। सारे तो शायद याद ना रहे, लेकिन आप एलिट मास मॉडल और इंस्टीट्यूशनल मॉडल को याद रख सकते हो।
और इस हिसाब से हमारा, सॉरी, ए का सी है, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 4 है, यही है ना? तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। ये यस। फटाफट देख के बता, हाँ, यही राइट। है ना? ओके। और नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज फैसिलिटेटेड टू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ एनजीओज फॉर सेटिंग अप ग्रेन बैंक इन महाराष्ट्र। अब ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर करंट अफेयर वगैरह फॉलो करते हो तो शायद कहीं पे होगा, ध्यान गया होगा उस चीज के ऊपर। बट यहाँ पे सिविल सोसाइटी के रोल को दिखाया गया है कि एक एनजीओज का नेटवर्क बनाया गया, डिफरेंट एनजीओज का, ताकि महाराष्ट्र के अंदर एक ग्रेन बैंक बनाया जा सके, ग्रेन बैंक स्टैब्लिश किया जा सके। तो ये किस ने किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज की शुरुआत करी? अब चार ऑप्शन है। एफसीआई ने, अमूल ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, या अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने। एफसीआई ग्रेन बैंक बनाने वाला मतलब नहीं है नॉर्मली। अमूल ठीक है, वो खुद का उनका कोऑपरेटिव एफर्ट है, बट इट्स नॉट लाइक कि वो सारे एनजीओज को मिला करके काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अगर होता भी तो वो खुद काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट, ये मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तो बहुत कम चांस है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए गवर्नमेंट खुद को छोड़ करके एनजीओज की हेल्प ले। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस होगा, जिसमें, वैसे तो प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसने क्या करा था, एनजीओज की हेल्प से महाराष्ट्र के अंदर एक ग्रीन बैंक बनाने की कोशिश करी थी। यहाँ तो कोई डाउट? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पॉलिसीज ओरिजिनेटेड, इम्प्लीमेंटेड, एडजस्टेड एंड री इम्प्लीमेंटेड, री एडजस्टेड एंड एड इन्फिनिटम। यानी कि पॉलिसी की शुरुआत होती है, इम्प्लीमेंट होते हैं, एडजस्ट की जाती है, री इम्प्लीमेंट होती है, और दोबारा से उसको एडजस्ट किया जाता है, और ये चीज जो है वो चलती रहती है। ये जो फीचर है ना, ये इसको साइकिल में डिफाइन करता है। पॉलिसी स्टार्ट हुई, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा गया, फिर फीडबैक मिलता है, फीडबैक से फिर अगेन इसको एडजस्ट किया जाता है, और वापस से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो साइकिल वाला सिस्टम है ना, ये सिस्टम मॉडल की पहचान है। ठीक है, सिस्टम मॉडल में पॉलिसी एक मैम, ये साइक्लिकल सिस्टम फॉर्म। मॉडल सिस्टम अप्रोच ही है क्या? हाँ, सिस्टम अप्रोच ही है, लेकिन वो ओके। डिसीजन मेकिंग के लिए और वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर पॉलिसी के हिसाब से सिस्टम मॉडल। ओके। हम्म। हालांकि कॉन्सेप्ट वही चलेगा आपका। कई बार होता है ना, एक पैरामीटर है सिस्टम मॉडल, कोई अपने आप में, आप सिस्टम मॉडल को एक पैरामीटर, एक एक स्टैंडर्ड मान सकते हो कि एक तरीका है बात को एक्सप्लेन करने का। अगर मुझे ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लेन करना हो, आई कैन यूज द सिस्टम मॉडल। मुझे ऑर्गेनाइजेशन बताना हो, सिस्टम मॉडल। मुझे अगर प्लांट के बारे में बताना हो, सिस्टम मॉडल। मुझे अगर किसी कोई कंपनी के बारे में बताना हो, सिस्टम मॉडल अप्लाई किया जा सकता है। तो वो एक तरीका है एक्सप्लेन करने का। उसको अप्लाई करके आप क्या इन्फॉर्मेशन निकालते हो, उसके बेसिस पे अलग अलग थ्योरी जो है वो हो सकती है। मोर और लेस एक अप्रोच है, ज्यादा केसेस में अप्रोच है इसको समझने के लिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किससे डील करता है ये? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट टू एजुकेशन से, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। तो ये जो बेसिकली है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर के है, और रिसेंटली, मतलब रिसेंटली तो नहीं है, बट हाँ करंट अफेयर का ही मान लीजिए, आप पार्ट मान लीजिए, या उसको स्टैटिक का मान लीजिए। गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से कोऑपरेटिव को लेकर के काफी कुछ काम कर रही है। जैसे अभी रिसेंटली जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी स्टैब्लिश करी गई है, जिसका काम ही क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बिहेवियर को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। तो 97 अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। अब आपका काम है ये पता करना कि कौन से आर्टिकल के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ये आप मुझे बताएंगे। ये सर्च कर लेना। राइट टू एजुकेशन कौन से उसमें आया था, अमेंडमेंट के तहत लाया गया था? एनी आइडिया? नो मैम। अच्छा, जीएसटी वाला? एक ये तो टिप देती हूँ। 2017 में आया था मैम। आया तो था, नंबर ऑफ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है ये? शायद 104 होगा। ओके, 104 नहीं। सही नहीं मैम। ओके,
हिंट देती हूँ, हिंट तो नहीं है, मतलब आइडिया देती हूँ उस बेसिस पे ना, क्योंकि हमें आज काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। है बट करंट जस्ट एक का ही तो। टिप है। 100th अमेंडमेंट, ठीक है, 100th अमेंडमेंट ध्यान रखना। 99th जो है वो आपका एनजेक से रिलेटेड है। एनजेक मतलब जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, बट हालांकि गौर उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था। 100 जो है वो आपका बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ टेरिटरी को लेकर के लेन देन हुआ था, उसको लेकर के। और उसके बाद में 100 के बाद में जितने भी आ चुके हैं, जितने भी आए हैं, प्लीज 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 उसको जस्ट एक लाइन में याद रख लो बेशक, कि वो किस चीज को लेकर के है। और ट्रस्ट में ये बहुत हेल्प करेगा आपका। 100 से लेकर के 106 तक, अभी 105 6 तक जितने आ चुके हैं, जस्ट उनके ये ध्यान रख लो वो किससे रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने में बहुत हेल्प मिलती है। राइट टू एजुकेशन है, अब इसको लेकर के काफी वो आता है कि राइट टू एजुकेशन ये किस तरीके का राइट है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके ये आर्टिकल जो है वो ऐड करा गया था। तो एक्चुअल में ये किस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए है, मतलब ये फंडामेंटल राइट है या इसको डीपीएसपी के तहत इम्प्लीमेंट किया गया था। राइट टू एजुकेशन को कौन से प्रोविजन को इनेबल करने के लिए बेसिकली राइट टू एजुकेशन लाया गया था, कौन से अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, इस तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती। और कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd इम्पोर्टेंट है, 44th इम्पोर्टेंट है, 86th इम्पोर्टेंट है, 97th इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में जितने भी आपके आ रहे हैं 100 मैम फोर्टी और। सेकेंड को तो सोल कहा जाता ना संविधान की। नहीं, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हाँ, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहा जाता है। हाँ रेट। हाँ, अब रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो, एंड सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस कैग को कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ओके। 76 अगेन पब्लिक पॉलिसी को लेकर के है। आप अगर खुद मतलब फॉलो कर रहे हो ना इससे, तो आप क्वेश्चंस के आगे ना वो लगा सकते हो, मार्क कर सकते हो। तो इससे आपको टॉपिक का आइडिया हो जाएगा। बाद में अगर आप चाहो, आपके पास टैब वगैरह है, तो इसको आप टॉपिक वाइज भी इसको अरेंज कर सकते हो क्वेश्चंस को। एक साथ प्रैक्टिस करने में बहुत आसान हो जाता है। और ईयर वाइज करना है तो भी ठीक है, टॉपिक वाइज करना है तो भी ठीक है, कोई वो नहीं। बट ये आपका अगेन पब्लिक पॉलिसी को लेकर के है। और इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मॉडल इज डिजाइन टू मैक्सिमाइज नेट वैल्यू अचीवमेंट। इसमें से नेट वैल्यू अचीवमेंट के लिए कौन सा पॉलिसी मॉडल जो है वो डिजाइन किया गया है। अब रैशनल है, इंक्रीमेंटल है, मिक्स्ड स्कैनिंग है और सिस्टम है। तो सबसे पहले हमें पता है, मतलब हम रूल ऑफ थंब को फॉलो करते थे, देन रैशनलिज्म आता है, उसके बाद में इंक्रीमेंटल आया आपका, और फिर मिक्स्ड स्कैनिंग आता है। इसमें से मैक्सिमाइज जो नेट वैल्यू वाला है, मैं कुछ गलत बोल गई ना पहले। मैं समझी रैशनल, नहीं क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, क्वेश्चन बाद में बताती हूँ, मैं पॉलिसी मॉडल्स पहले बताती हूँ। ओके, तो पहले जो पॉलिसी बनाने का हमारा तरीका था ना, वो रूल ऑफ थंब का था। नॉर्मली डिसीजन मेकिंग, कि ऐसा होता आ रहा है तो ऐसा ही होगा, आगे फर्दर भी ऐसा होता रहेगा। उसके बाद में फिर जो मेजर चेंज आता है ना, वो रैशनलिज्म में आता है। रैशनलिज्म में कहा गया कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो, कोई भी पॉलिसी बनाते हो, तो उसको बहुत डिटेल में उसको एनालाइज करो पहले, फिर कोई डिसीजन लो। तो रैशनलिज्म कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड है, कोई वैल्यू ओरिएंटेशन नहीं है। कंप्लीटली ये कहा गया कि इनपुट के कितना हम इनपुट डाल रहे हैं उस बेसिस पे कितना हमें आउटपुट मिल रहा है, वो रैशनल होना चाहिए, परफेक्टली एफिशिएंट सिस्टम हमें चाहिए। इसके क्रिटिसिज्म के तौर पे इंक्रीमेंटल मॉडल डेवलप होता है, ठीक है। फिर आपका इसके बाद में मिक्स्ड स्कैनिंग अप्रोच आती है, एंड देन आपका ड्रॉर मॉडल आता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल मॉडल में कहा गया कि आप हमेशा रैशनल नहीं हो सकते, आपको कई बार जो है इंक्रीमेंटलिज्म, मतलब जो चीज चलती आ रही है आप उसी को लेके चलोगे, बिकॉज यू नेवर नो कि आप जो रैशनली डिसीजन ले रहे हो उसका क्या इफेक्ट आपको मिले। और ड्रोर जो है वो रैशनल और एक्स्ट्रा रैशनल दोनों फैक्टर की बात करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नेट वैल्यू अचीवमेंट को मैक्सिमाइज करते हुए कौन सा जो है वो मॉडल यूज किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? हम्म। लग नहीं रहा। नेट वैल्यू को बढ़ाना मतलब ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए क्या मैम किसी चीज हाँ, में। मतलब आउटकम एक तरीके से आप ये देखो कि
कोई आपने डिसीजन लिया, कुछ भी आपने इनपुट दिया, जैसे मैंने माना कि अगर हम 1,000 रुपीज अगर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ना इतने सारे लोगों को फायदा होगा। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मतलब ये इंटेंडेड बेनिफिट्स हैं। ओके, ये इंटेंडेड बेनिफिट्स है और ये क्या है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी आप अपनी अचीवमेंट में ला पाओ, अच्छा, ज्यादा मैक्सिमम से ज्यादा, तब तो मैम वो हाँ रैशनल नहीं आएगा, बिल्कुल, तो ये इसका साइंटिफिक आंसर आएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल मॉडल हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। ओके, अब 77th आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अ नगर पंचायत अंडर आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स व्हाट? द बिगेस्ट ग्राम पंचायत ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, अ ट्रांजिशनल एरिया फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, अ स्मॉलर अर्बन एरिया, एन एरिया ऑफ अ पंचायत पार्शियली कमिंग अंडर अ टाउन एंड पार्शियली अंडर अ विलेज। ये बताओ, नगर पंचायत किस में आता है? बहुत सिंपल है, इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। नगर पंचायत अर्बन में हम्म, आता है ना। नगर पंचायत, नगर पालिका किस में आता है? म्युनिसिपल। अर्बन है रूरल है? वो अर्बन है। अर्बन है ना। नगर हाँ। निगम किस में आता है? नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अर्बन है रूरल है? अर्बन में, अर्बन अर्बन अर्बन। अर्बन है, ठीक है, तो बहुत बड़ी सिटी है उसके लिए अच्छा, कॉरपोरेशन। ग्राम, हाँ, ये है ना। उससे ये तो छोटी है रूरल तो है। उसके लिए म्युनिसिपल हम्म। कमेटी या नगर पालिका जिसको आप कहते हो। और उससे भी हम्म। छोटा एरिया है तो उसको हम कहते हैं कि किस में आता है, ये नगर पंचायत में आता है। ओके, और उससे छोटा होगा तो वो रूरल एरिया का काउंट, मतलब रूरल एरिया का हिस्सा बन हम्म। जाएगा, तो फिर ग्राम पंचायत होती है। तो ठीक ये है। नगर पंचायत जो है ना, ये क्या है? ये उसमें मैम नगर भी आ गया और पंचायत भी आ गई, तो इसमें यही होगा ना, रूरल से लेके अर्बन तक। हाँ, ट्रांजिशनल एरिया के अंदर होती है नगर पंचायत ये। देखो, जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हो ना, तो दो तरीके के डिवीजन है, एक अर्बन एरिया की है और एक रूरल एरिया की है। ठीक है। अर्बन एरिया में तीन तरीके के एरिया माने जाते हैं, जो बिल्कुल सेमी अर्बन एरिया जिनको कहा जाएगा। ठीक है, जिनको सेमी अर्बन बोला जाता है। सेमी अर्बन एरिया के अंदर हम क्या बोलेंगे, नगर पंचायत होती है। उसके बाद में जो अर्बन है बट पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन काफी कम है, तो वहां पे आपका नगर पालिका या जिसको म्युनिसिपल कमेटी भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बहुत बड़ी सिटी है, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज हैं, वहां पर आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आ जाता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब लगभग ये मान के चलते हैं हम कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो पॉपुलेशन जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। हालांकि आपके ये प्रॉपरली मेंशन्ड है कितनी पॉपुलेशन में क्या क्राइटेरिया डिसाइड होगा। ठीक वैसे ही रूरल एरिया में एक विलेज से लेकर के एक डिस्ट्रिक्ट तक, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट तक एक हायरार्की बनी हुई है। इसमें भी 3 टियर स्ट्रक्चर है। सबसे छोटा आपका ग्राम पंचायत है, उसके बाद में फिर ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत बनती है आपकी, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जिला परिषद बनता है। ओके, ये अलग अलग है, ये रूरल एरिया के हिसाब से है और ये अर्बन एरिया के हिसाब से, याद रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा ट्रांजिशनल एरिया फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। हालांकि अर्बन एरिया में ये जो मैं तीन बता रही हूँ ना, इसके अलावा भी काफी सारी होती है म्युनिसिपल बॉडीज जो है। म्युनिसिपल गवर्नेंस के लिए तकरीबन 8 या 9 बॉडीज हैं टोटल, अलग अलग एरिया के हिसाब से। बट मैं बिल्कुल नॉर्मल उससे बता रही हूँ कि नॉर्मली 3 तरीके के होते हैं। जैसे डिफेंस में है तो कंटोनमेंट बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैंडल करती है। अलग अलग होते हैं ये, एरिया वाइज वेरी करते हैं। तो नगर पंचायत आपका आंसर बी हो जाएगा। सही है ना। यस मैम। ओके, 78 पे आते हैं। पब्लिक पॉलिसी इज अ पर्पसिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप कंसिस्टेंटली फॉलो एंड डीलिंग विद द प्रॉब्लम। सही है गलत है? ये डेफिनेशन है पब्लिक पॉलिसी की, ये एक पर्पसिव कोर्स ऑफ एक्शन है जिसमें हम एक प्रॉब्लम से डील करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। वेरी सिंपल। देन पॉलिसी इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच सोसाइटी रेगुलेट्स एंड अटेम्प्ट टू चैनलाइज ह्यूमन बिहेवियर इन एक्सेप्टेबल डायरेक्शन। ये बात भी सही है, पॉलिसी बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को ही तो डायरेक्ट करती है। हमने पॉलिसी बना दी स्वच्छ भारत की, हम मान लीजिए पॉलिसी ले आए, तो हम क्या करें, अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर को तो रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बातें अपने आप में ठीक है, गलत तो नहीं है।
अब सेकंड काम है हमारा चेक करना कि क्या ये अजर्शन रीजन के फॉर्मेट में सही है, मतलब क्या इसमें इसका आंसर ये है। नहीं, ये स्टेटमेंट दोनों सही है बट अजर्शन रीजन एक दूसरे का ये नहीं बनती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। सो वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 79 एंड इसमें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। चार हमारे पास डिक्लेरेशन और रेजोल्यूशन है, कमीशन है, सारे के सारे मेनली है लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो पहले कौन सा आया था और बाद में कौन सा आया था उसके बारे में बात करनी है। तो मैंने आपको कहा भी था लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जितना डिटेल में आप पढ़ सकते हो उतना डिटेल में पढ़ो, इस पे क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत डाइवर्सिटी है नहीं, बहुत लिमिटेड है पढ़ने के लिए, बट हाँ उसमें फिर डेप्थ में पूछा जाता है। तो इसमें पहला है रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, रिपन रेजोल्यूशन, मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन एंड मेयोज रेजोल्यूशन। इसमें एक चीज श्योर है कि सबसे पहले कौन सा आता है, मेयो रेजोल्यूशन आता है, और सबसे लास्ट में कौन सा है, मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन आता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें तो मेयो का जो रेजोल्यूशन है वो आता है आपका 1870s में। उसके बाद में रिपन रेजोल्यूशन आता है, ये आपका आता है 1882 के अंदर। रिपन को ये बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। देन उसके बाद में आपका आता है रॉयल कमीशन, ये 1907 के अराउंड आता है। और मोंटेग्यूज डिक्लेरेशन 1917 में आता है। मोंटेग्यूज डिक्लेरेशन के बेसिस पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं 1919 में। और 1919 में एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट और ऑटोनॉमी को लेकर के, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लेकर के काफी सारी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई थी। ये चारों चीजें सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। इसमें रिपन रेजोल्यूशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आप मान के चलिए क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चारों हैं, इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला आंसर आएगा डी। अच्छा, इससे आपको पता ही चल जाएगा। उसके बाद में रिपन रेजोल्यूशन, देन रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड देन मोंटेग्यूज डिक्लेरेशन। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंस्टीट्यूशनलिस्ट मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अच्छा, ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट है बिकॉज पब्लिक पॉलिसी में लास्ट टाइम भी मैंने बोला था नॉर्मली आप चार ही मॉडल पढ़ते हो, यहाँ पे ये मॉडल जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनलिस्ट मॉडल है क्या पब्लिक पॉलिसी का, पहले इसके फीचर्स देखते हैं, अकॉर्डिंगली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन पहला ये कहते हैं कि इट फोकसेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के ऊपर फोकस करता है, स्ट्रक्चर पे बेसिकली कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर ये ध्यान देता है कि किसको कितना काम करना है, इन सारी चीजों के ऊपर। देन इट डिस्क्राइब्स द रिपोर्टिंग अरेंजमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ ब्यूरोज। ये चीज भी काफी हद तक सही है कि हाँ जब आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे फोकस करते हो कि ये इसका सुपीरियर है, इसकी ये ड्यूटी है, इतना इसको काम करना था, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। then it takes into consideration constitutional provisions, administrative and common laws। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल में आप कह रहे हो कि ये सारी चीजों पे फोकस करता है, हम मान लेते हैं क्योंकि जो रूल्स होते हैं वो भी स्ट्रक्चर का ही हिस्सा होते हैं, वो भी इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट होता है। देन द लिविंग लिंकेजेस बिटवीन ब्यूरोज आर आल्सो कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट। नहीं, इंस्टीट्यूशनलिस्ट मॉडल में आपके जो लिविंग लिंकेजेस होते हैं, बेसिकली जो बेसिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मान लीजिए, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते। आपका ऑर्गेनाइजेशन, उसके स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, आपके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी कितनी जिम्मेदारी है उसके ऊपर, और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं उसके ऊपर, इन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हम फोर्थ स्टेटमेंट को अगर हम माने कि नहीं है ये चीज इनके साथ नहीं बैठ रही है, अलग है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, ये चला गया, ये गया। अच्छा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यस मैम। अच्छा, चेक करते रहना, कोई दिक्कत हो तो बता दो। हाँ ओके ओके, मैम। सो पब्लिक पॉलिसी पे अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैंने अभी तक दो या तीन उसमें देखे हैं, मतलब टॉपिक पे देखे हैं। पहला मैंने देखा है रिसर्च को लेकर के, ये आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। दूसरा पब्लिक पॉलिसी को लेकर के आता है, पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन को लेकर के मैम आता है स्टेटमेंट स्टेटमेंट में बेस्ड। यही ना डेफिनेशन दे दी रहती है और पूछते हैं किसने की है। हाँ, किसने कहा है ये। और तीसरा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, इसमें स्टेटमेंट्स आती हैं। ओके, और ये ऐसे होते हैं, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं भी आए, बट सिंस नेगेटिव मार्किंग नहीं है आप रिस्क ले सकते हो। और जब भी डेफिनेशन पढ़ो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इन तीन टॉपिक की। ओके, पब्लिक पॉलिसी इज द आउटकम ऑफ द स्ट्रगल इन गवर्नमेंट ओवर गेट्स व्हाट। पब्लिक पॉलिसी क्या है, एक स्ट्रगल बताता है। तो ये स्ट्रगल वाला मॉडल किसने दिया है, बेसिकली ये कहाँ पर एक्सप्लेन होता है कि स्ट्रगल है, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बीच में, अलग अलग इंटरेस्ट हैं और फिर उनमें से एक चूज करना है।
ये अलग अलग पॉलिसी मॉडल्स को एक्सप्लेन करता है, बट अल्टीमेटली बी गाय पीटर्स ने नहीं कहा, बिकॉज ये एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं, बट मेनली इनका जो है वो नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे और इन पे ज्यादा आता है, पब्लिक पॉलिसी पे इनका इतना नहीं है, पीटर्स का नहीं है। एलोइस मेलोनी, इलॉन यूलान एंड प्रिवट एंड कोचरन तो अगर आप थोड़ा सा मटेरियल इसका पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट आई गेस क्लार्क कोचरन ने बोली है। मैम इनकी ये ये जुड़े हुए भी हैं, मैं याद नहीं कर पा रही एक्चुअल में। अ, ये कोई हेल्थ मिशन से कहीं जुड़े हुए थे, एग्जैक्टली है अमेरिका की, और उस टाइम पे इन्होंने बोला था कुछ है, मतलब मैं इसके बारे में थोड़ा और रेफर करके आपको बताती हूँ, बट मेनली रिलेटेड टू सम हेल्थ सिस्टम, और मे बी कुछ प्रोजेक्ट में थे ये इन्वॉल्व। बी गाय पीटर्स, ये कई बार आपको नाम सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कवर्ड इन फिफ्थ फर्स्ट फेज अंडर द क्लाइमेट resilience building among farmers through crop residue management project under the नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। अब ये देखने में ना बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन लगेगा फर्स्ट टाइम पढ़ते ही, 4 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। Which one of the following states is not covered in the first phase under climate resilience building among farmers through crop residue management? यहाँ पे सारा जो है वो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट को लेकर के है। यानी कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया था जिसमें हम क्या करेंगे, फार्मर्स को जो क्रॉप का रेजिड्यू होता है, ठीक है, जो आपका बचा खुचा जो कुछ भी है उसको जला दिया जाता था नॉर्मली, जिस वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था दिल्ली वाले रीजन में, और इसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था। आपने स्टबल बर्निंग के बहुत सारे केसेस सुने होंगे, और ये बार बार न्यूज में भी आता है स्टबल बर्निंग को लेकर के। तो फिर इसको लेकर के काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए कि स्टबल बर्निंग जो है वो ना हो पाए, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट को लेकर के। इसमें ज्यादातर जो है वो दिल्ली और दिल्ली से टच होते हुए एरियाज में ज्यादा ये चीज चली थी, यानी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब वाले रीजन में, और आपका जो यूपी वाला रीजन है इसके अंदर ज्यादा आया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर कौन सा रीजन नहीं आएगा, हिमाचल प्रदेश नहीं आएगा, बिकॉज यूपी टच करता है वहां पर भी, जहां पर राइस कल्टीवेशन होती है वहां पर डेफिनेटली ये था। राजस्थान में इंक्लूडेड है बिकॉज यहाँ पर भी क्रॉप रेजिड्यू जो आपका दिल्ली से टच होता हुआ एरिया है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स थी। एंड हरियाणा, ऑब्वियसली हरियाणा में तो मेनली मतलब हरियाणा पंजाब को ही ज्यादा ब्लेम किया गया था इसके लिए। तो इसमें और यहाँ पे हिमाचल मैं प्रदेश। एग्रीकल्चर भी सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ये तीनों तो होंगे ही होंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, तो फर्स्ट फेज में जो होता है ना नॉर्मली जो प्रोमिनेंट वो होते हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। 2018 में ये चीज बहुत ज्यादा चल रही थी न्यूज में, बहुत न्यूज में थी स्टबल बर्निंग को लेकर के, कि जैसे ही थोड़ा सा सर्दियों का मौसम आता है दिल्ली के अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, एक बहुत 400 क्रॉस कर जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लाया गया था अंडर द नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। अब आपका काम है नेशनल एडेप्टेशन फंड के बारे में पढ़ना, और क्या नए इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किए हैं। इवन क्लाइमेट को लेकर के कौन कौन से नए इनिशिएटिव हैं, एनवायरमेंटल कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, कौन कौन से नेशनल कमीशंस या नेशनल मिशंस चल रहे हैं, जैसे रिवर को लेकर के है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर के है, हिमालयन इकोसिस्टम को लेकर के है। तो कौन कौन से ये मिशंस हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस लगते फैक्चुअल हैं, बट थोड़ा सा कॉमन, कहते हैं ना कॉमन सेंस से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, कंसिडर द आइटम इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। 4 ऑप्शन है, और आपको 11th शेड्यूल का पता होगा, ठीक है, इनमें से कौन कौन से जो लोकल गवर्नमेंट काम खुद हैंडल करती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रिवेंशन टू ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड लाइब्रेरीज। 4 इसमें बात करनी है आपने। तो डेफिनेटली जितना भी आपका लोकल एरिया खुद हैंडल कर सकता है वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, वो तो आप मतलब 11 शेड्यूल में होगा। लेकिन मुद्दा ये है कि ये चारों में से कौन सा ऐसा है जो लोकल गवर्नमेंट खुद हैंडल नहीं कर सकती अपने लेवल पे। तो पहला हम देखते हैं पीडीएस। पीडीएस खुद हैंडल कर सकती है, हाँ जी, काफी हद तक खुद हैंडल कर सकती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। देन लाइब्रेरीज, हाँ जी बिल्कुल, लाइब्रेरी भी खुद मैनेज कर सकती है। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज,
तो ये जब आप 11 शेड्यूल की लिस्ट पढ़ते हो ना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अच्छा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज तो नहीं होगा। नहीं नहीं, ये भी एक्चुअल में लोकल गवर्नमेंट के अंडर दिया गया है कि आप भी धीरे धीरे जो नॉन कन्वेंशनल है, जैसे गोबर गैस प्लांट्स लगाए जाते हैं, सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाता है, कि नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि सबसे ज्यादा रूरल एरिया के अंदर ही कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का यूज होता है, लकड़ी का, कोयले का, इनका ज्यादा यूज होता है। तो वहां पे हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को ला पाए, इसके लिए भी लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट किया जाता है। देन कम्स द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल। ये एक्चुअल में लोकल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, बिकॉज इसको प्रिवेंट करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और आपके पास उतने पावर एंड चीजें होनी चाहिए जो कि लोकल गवर्नमेंट के पास उतना पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पीडीएस, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड लाइब्रेरी, ये आपका लोकल गवर्नमेंट के आते हैं। बाकी ये फिर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट खुद देख लेती है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल। तो इसमें तीन ऑप्शंस हैं आपके, ए, सी और डी। ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मैं इसमें कंफ्यूज थी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल। हम्म। बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए, सी और डी आएगा। इस तरीके से याद रख सकते हो। वही फिर मैं अगेन बोलूंगी, लोकल गवर्नमेंट में जितना मैम डेप्थ जैसे में ये जा ना सकते हो। क्रुएलिटी एनिमल्स के लिए, वो तो हर स्टेट में कहीं भी, तो अब लोकल से अब थोड़ी रोक सकता है सब जगह जाके। एग्जैक्टली लोकल तो नहीं रोक पाएंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की डिमांड होती है। तो अब वही है, लोकल गवर्नमेंट पे कितना डेप्थ में जा रही है, शेड्यूल के डिफरेंट आइटम्स पे क्वेश्चन आ रहा है। हम्म। ओके। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इट वाज लॉन्च्ड इन 1 जनवरी 2016। ये 2015 को लॉन्च हुई थी। देन एम्स एट प्रोवाइडिंग अ पक्का हाउस विद बेसिक अम्यूनिटीज टू द बेनिफिशियरी, सही है। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इज एक्सटेंडेड टू द बेनिफिशियरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ यूनिट, ये भी ठीक है। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है इनको। द बेनिफिशियरी इज एंटाइटल्ड फॉर 90-95% डेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर अंडर मनरेगा। मतलब जो वर्कर होगा वो खुद अपने घर को बनाने में जितना भी, मतलब 90 यानी 3 महीने जितना टाइम लगाता है, उतना उसको मनरेगा के तहत मजदूरी मिल जाती है। अनस्किल्ड लेबर है वो मनरेगा के तहत मजदूरी के लिए एलिजिबल है। वो काम अपने घर पे कर रहा है बट उसको मजदूरी मनरेगा वाली मिलेगी। ये पीएम आवास योजना का प्रोविजन था। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो ही गलत है, क्योंकि इसको लॉन्च 2015 में किया गया था। दैट आई एम श्योर ऑफ। 84 का हम्म। देखना एक बार। सही है मैम। सही है ना। लेकिन इसकी लेटेस्ट जो प्रोविजंस है ना, वो हो सकता है अपडेट हो गए हो। एक बार देख लेना फिर भी कि इसको कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, क्योंकि हम 2018 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। लेटेस्ट क्या अपडेट है वो खुद एक बार अपने हिसाब से देख लेना। ओके। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट फेस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज इन इंडिया। शहरों में प्रशासन के सामने कौन सी समस्या नहीं है। इनसफिशिएंट जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, ये तो प्रॉब्लम है ही है कि फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ म्युनिसिपल पर्सनल पोजीशन, ये भी है। तीन प्रॉब्लम है उनके पास, फंड्स, फंक्शनरीज एंड फाइनेंस। अच्छा ये हो गया ना, एंड फंक्शंस। एक तो पैसा नहीं है, मैम दूसरा फंक्शनरीज इम्पोर्टेंट। और फंक्शन में क्या डिफरेंस? फंक्शनरीज काम करने वाले लोग, पर्सनल्स, ऑफिसर्स। और फंक्शंस है कि उनको जो चीज चाहिए, जो उनको एम्पावर बनाती है, जैसे टैक्स लगाने की पावर है, कोई और चीज है, वो पावर उनको बहुत कम दी गई है। फंक्शंस उनके पास काफी कम है, सफिशिएंट फंक्शंस। ये सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन में आता है, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में। सेकंड एआरसी की कौन सी रिपोर्ट है लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड? 6 रिपोर्ट है, याद रखना। तो इसमें कौन सा आएगा? रिलायबिलिटी ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज, वहां पे अच्छी खासी होती है यूटिलिटी, यूटिलिटी सर्विसेज, तो प्रॉब्लम नहीं आती है सच। देन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली मतलब अ, अच्छा इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है, रिलायबिलिटी ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज की ढंग की होंगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम फेस करता है डेफिनेटली। बट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ये सिटीज के सामने, सिटीज के प्रशासन के सामने एक बड़ी समस्या नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है बट इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज इसको डिफिकल्ट बनाती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विमेन रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में रूरल एरिया के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। वहां पर अगर आप सरपंच विमेन चुन भी लेते हो तो फिर वहां पे काम जो है वो कोई ना कोई मेल मेंबर ही कर रहा होगा। 90% केसेस में ऐसा ही होता है।
तो इसकी जो समस्या है सिटीज में नहीं होती है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इसका डी आंसर होना चाहिए। क्विकली चेक करो। यस मैम। 86 आएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया मींस, अब ये बहुत सिंपल है, मेट्रोपॉलिटन एरिया किसको कहते हैं? 5 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा हो, हाँ, 15 लाख से ज्यादा या 20 लाख से ज्यादा? फटाफट बताओ। मोर देन 20 लाख। मोर देन 10 लाख। हाँ यस। ठीक है। 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख बहुत हो जाती है वैसे। 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन जहाँ की हो, उसको हम क्या बोलते हैं? महानगर बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं। अच्छा, किसी एरिया को सिटी कंसिडर करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? मतलब हाउ यू विल डिफरेंशिएट द रूरल एरिया फ्रॉम द अर्बन एरिया? मोर देन 1 लाख। नहीं, उसका। चलो ये क्वेश्चन रहा, कल जवाब देना मुझे इसका। ओके मैम। है ना? कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एक रूरल एरिया को अर्बन एरिया। पॉपुलेशन आपने कहा, चलो पॉपुलेशन के अलावा और कौन से फैक्टर है? अकेले पॉपुलेशन के बेसिस पे तो नहीं बोल सकते आप कि ये अर्बन एरिया और ये रूरल एरिया। जैसे अ, हरियाणा में एक गांव है सिसाई, एंड इट हैज क्वाइट अ गुड पॉपुलेशन, बट उसको अर्बन एरिया तो नहीं माना जा सकता। एक हिंट देती हूँ, 70% से ज्यादा पॉपुलेशन आपकी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। इसके अलावा हालांकि और भी क्राइटेरिया है, दैट यू विल टेल मी टुमारो। ओके, नेक्स्ट 87 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रॉमिस्ड टू इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस? किसने बोला होगा ये? ऑब्वियसली एसडीजी ने बोला होगा। आज के टाइम पे ज्यादातर बातें एसडीजी ने ही कही होंगी। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ सस्टेनेबल फॉर ऑल में डेवलपमेंट लिखी। गोल। हम्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ना। वही एसडीजी ने बोला होगा ज्यादातर। लेकिन ये गोल है कौन सा, ये मुद्दा है, ये जानने लायक बात है। ठीक है, ये जानने लायक बात है। फिर ये अच्छा, वन यूएन टू कॉन्फ्रेंस ऑफ, 17 गोल्स में से ये कौन सा है ऐसा? हाँ ये कौन सा है? ठीक है, ये हेल्थ फॉर ऑल वाला किस कौन सा है? नो पॉवर्टी, हेल्थ फॉर ऑल, ये कौन से है? मैंने कहा था ना, याद रखना है, एसडीजीज के नंबर भी याद रखना। Yes. दूसरा, ये हेल्थ कॉन्फ्रेंस ऑन, सॉरी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ फॉर ऑल, ये कब हुई थी? एसडीजी का हमें पता है। ये कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट क्या है? इसको पढ़ना है। एमडीजीज को मत पढ़ो बेशक, लेकिन थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए कि एसडीजीज से पहले एमडीजीज थे, कौन से साल के बीच में आए थे और कितने थे, इन टोटल कितने थे एमडीजीज, इतना पता होगा काम चल जाएगा। एसडीजीज ढंग से याद रखने पड़ेंगे। Which one of the following is the recommendation of second ARC in its sixth report, Local Governments Concerning District Rural Development Agency? अब ये देख लो, इससे ज्यादा डेप्थ में और क्या ही जा सकते हो लोकल गवर्नमेंट के। सेकंड एआरसी की छठी रिपोर्ट में डीआरडीए को लेकर के क्या बोला गया वो बताओ। और ऑप्शंस देखो, इट शुड बी डिसकंटिन्यूड, इट शुड बी स्ट्रेंथन्ड विद मोर पावर। अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। दोनों में से एक तो डेफिनेटली गलत है। देन डीआरडीए शुड बी मर्ज्ड with district committee and DRD should work under the supervision of state planning board. अब इन सब में जो स्टेटमेंट सबसे अलग है वो ये है, डीआरडीए शुड बी डिसकंटिन्यूड, और ये बात सही भी है। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, इसको खत्म करने की बात करी थी। ओके, सेकेंड एआरसी कमेटी के अंदर ये ज्यादा पावर देने और ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी, इसके लिए नहीं बोला था। ताकि सिर्फ जो रूरल वाला एरिया वो अपना इंडिपेंडेंट होके काम कर सके। काइंड ऑफ। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हेल्प करती है। अब ज्यादा क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पे आते हैं। अब इसको डिसकंटिन्यू किया गया है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। ओके, रिकमेंडेशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन अ सब्सटेंशियल शेयर इन द रॉयल्टी फ्रॉम मिनरल कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये रिकमेंडेशन किसने दी थी? तो लोकल गवर्नमेंट की तीन प्रॉब्लम है, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। इसको लेकर के किसने रिपोर्ट दी होगी? ऑब्वियसली ज्यादातर केसेस में सेकंड एआरसी ने दी है। और कौन सी रिपोर्ट है? इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको आइडिया हो गया होगा।
सिक्स रिपोर्ट है यस लोकल गवर्नमेंट। अब 15th रिपोर्ट कौन सी है? मैम। स्टेट को लेकर के, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है शायद। ओके, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया डोमिनेट्स द पब्लिक प्राइवेट सिनेरियो इन इंडिया? कहाँ पर सबसे ज्यादा पीपीपी मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं? हेल्थ, पावर, टेलीकॉम, रोड्स। रोड्स में देखने को। एज सिंपल एज दैट। Okay. The constitution of local body ombudsman was first recommended by which of the ये following? 2000 में आया था, LM सिंघवी कमेटी शायद। आई एम नॉट श्योर। ज्यादातर सेकेंड ईयर से ने रिकमेंड करा है। हम्म, सही बात। नहीं, इन्होंने सिंघवी, एलन सिंघवी ने तो मैम इसको लोकपाल नाम दिया था, जो जोधपुर के थे, इतना याद आया। लोकल बॉडी ऑम्बड्समैन, नॉट ऑम्बड्समैन और वो नहीं। लोकल बॉडी ऑम्बड्समैन बनाने के लिए सेकेंड ईयर से ने रिकमेंडेशन दिया था। राइट मैम, राइट। यानी कि जो लोग, मतलब इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली, सो रेफर द सेकेंड ईआरसी सिक्स रिपोर्ट। तीन क्वेश्चन सही हो जाते आपके अगर आपने पढ़ा होता तो। तीन क्वेश्चन बताओ, 6 नंबर प्लस में। फिर कई ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े तुक्के से 6 नंबर ले आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कब लॉन्च करेगी थी? 25 दिसंबर 2000 को। देन 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ऑल वेदर रोड्स टू रूरल अनकनेक्टेड हैबिटेंट्स and habitation of more than 500 person in hilly and desert area were made eligible for the योजना। दोबारा पढ़ते हैं, कब लॉन्च करी गई थी? ये बात सही है, 2000 ईयर 2000 में लॉन्च करा गया था। बाद में इसका नाम चेंज हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें बाद में नाम बदला गया है। और ये स्कीम एज सच जो है वो 2000 में लॉन्च करी गई थी। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये बात भी सही है। देन ऑल वेदर रोड्स होगा उस उन एरियाज में जहाँ पे मतलब कनेक्शन नहीं है, अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं। अब ज्यादातर केसेस में अनकनेक्टेड हैबिटेशंस आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो आपको डेजर्ट एरिया में या हिल एरिया में ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो आपको, या फिर कोई फॉरेस्ट एरिया हो सकता है वहां पर थोड़ा आपको कम मिले। अब डिजर्ट एरिया के अंदर 500 लोग एक साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। गांव की स्ट्रेंथ 500 होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है डेजर्ट और हिली एरिया के अंदर। तो यहाँ पर जो नंबर है वो 500 नहीं रखा गया था। लेस देन होता तो हम इस बात पे एग्री कर सकते थे। मोर देन 500 मतलब अगर कहीं पे सिर्फ 250 लोग 300 लोग रह रहे हैं तो उनको कोई कनेक्टिविटी नहीं दी जाएगी। नहीं, यहाँ पर लेस देन 500% है हिली और डेजर्ट एरिया। और लेस देन इन द सेंस मतलब एक वो अपर लिमिट नहीं लगाई गई है। ओके, आई थिंक ये 250 प्लस जहां पर भी है, 250 से ज्यादा लोग अगर कहीं पे रह रहे हैं, हैबिटेशन है वहां पे, तो वहां पे कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा यहाँ पे, और ऑप्शन डी गलत होते ही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये पूछा है ना इन्होंने, करेक्ट आंसर ही पूछा है। अब ये आपका टाइप क्वेश्चन है, जीवीके राव कमिटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज अपॉइंटेड इन 1985 बाय होम? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किसने करा था ये जीवीके राव कमेटी? लोकल गवर्नमेंट तो आपने पढ़ा है। के राव कमेटी पंचायती राज में है, तो प्लानिंग कमीशन। हम्म, पंचायती राज कहाँ लिख रखा है यहाँ पे? नहीं, ऊपर क्वेश्चन में लिख रखा है ना, इंस्टीट्यूशन और नहीं वो तो ठीक है बट कौन सी उसने लॉन्च इसको बनाया था? अब ये जो प्लानिंग तीन कमीशन मिनिस्ट्री है ना, ये 1950। मिनिस्ट्री बनी कब है, ये आइडिया है? नो नो। चलो कोई ना, मन करे तो इनके ईयर्स भी देख लेना कि कितना एक्चुअल में पता है, कब बने। प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था। चलो ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, द कॉन्सेप्ट इज हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ ये कमांड। ठीक बहुत सिंपल लगता है, है बहुत मुझे। है ना। चलो बताओ ए का क्या होगा, फटाफट रीड करके बताओ, यस हायरार्की क्या मैम। होगी। पहले मैम यूनिटी ऑफ कमांड कर लूं, जिसमें सिर्फ एक ही सुपरवाइजर होगा। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय द सुपरवाइजर, हाँ। और मैम जब रिलेशनशिप की बात आती है तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। और वहां पे मैम देखिए थर्ड में ना, सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन इमीडिएट बॉस, ये होगा यूनिटी ऑफ कमांड। डी का थ्री होगा मैम, वन अच्छा, बॉस से ऐसे काम। ऐसे आ रहे हैं क्या हम। हम्म। अच्छा, और ये इजी लगता है आपको, है ना, घर पे मैम आके पिटाई करूंगी। एक मिनट रुको मैम, देखने तो, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही तो होगा मैम, सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन इमीडिएट बॉस। तो पढ़ना पड़ता है भाई, टाइम लगता है इसमें। इतना टाइम लगता है, मैं इसको 3 बार पढ़ चुकी हूँ इतनी देर में। पता नहीं मैं, मेरे क्या हो गया सब आता है इसमें टाइम लगा के ये। चलो हायरार्की देखो पहले, बाकी छोड़ो, हायरार्की कौन सी डेफिनेशन फिट होती है। क्या हुआ, नहीं मैम देख रही हूँ। इतना टाइम लगाते हैं क्या पेपर सॉल्व करने में, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ओके, सही है। हायरार्की का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय द सुपीरियर। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है, कितने लोगों को कंट्रोल करा जाएगा सुपीरियर के द्वारा। ठीक है, सो बी का आएगा 1। देन सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, ये होती है हायरार्की की डेफिनेशन, यानी ए का चला जाएगा 2। अ सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन इमीडिएट बॉस, ये यूनिटी ऑफ कमांड है, सी का आ जाएगा 3। एंड सी का सिंक्रोनाइजिंग द नहीं, डी का प्रोग्राम, थ्री ना मैम। और ये सी का आ जाएगा, सॉरी, हम्म। सी का आ डी का जाएगा थ्री। 4 और डी का आ जाएगा 3। हम्म। ठीक है, तो ए हम्म। का 2, एक ही ऑप्शन है इसमें, B1 C4, हम्म। ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज पर एवी डाइसी। ओके, तो उन्होंने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है अपनी बुक में। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी डेफिनेटली इंक्लूड करी गई है, रूल ऑफ लॉ भी आता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस भी आते हैं। जुडिशियल सुप्रीमेसी इन्होंने नहीं काउंट करी है, एवी डाइसी के हिसाब से अगर हम देखें, तो वो फिर ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसका बेसिस नहीं माना उन्होंने, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं माना उन्होंने, उसका सिंपल ही है, Yes. जुडिशियल सुप्रीमेसी। Okay, next comes the Leslie Kish. Which of the following is or are the basic problems of sampling frames? अब क्वेश्चन सिंपल है बट हो सकता है समझने में दिक्कत है। पहले मुझे बताओ, समझ में आया सैम्पलिंग फ्रेम्स क्या होता है। नहीं आया मैम। ओके, सैम्पलिंग फ्रेम होता है बेसिकली जिसमें से आप सैंपल उठाते हो, किस बेसिस पे आप सैंपल उठाते हो। ओके, उसको सैम्पलिंग फ्रेम बोला जाता है। मुझे मान लो 10 स्टूडेंट्स पे रिसर्च करनी है, तो वो 10 स्टूडेंट्स मैंने चूज कर लिए हैं, वो तो सैंपल हो गया आपका, किस बेसिस पे मैंने वो चूज करे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने बेसिक जो मेरा क्राइटेरिया था वो 20 का मैंने बनाया था, और उसमें से ये मुझे पिक करने हैं। अब यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या सैम्पलिंग में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहली बात, 10 स्टूडेंट्स हमने चूज करे थे सैंपल के तौर पे, उसमें से अगर कोई मिसिंग एलिमेंट है, कोई गायब हो जाता है, तो प्रॉब्लम आएगी। यस मैम। अच्छा चलो ऐसे समझो, नहीं समझ में आ रहा तो मान लो 20 लोग हैं, और मुझे हर इवन नंबर वाला पर्सन जो वो चूज करना है, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये 10 लोग मुझे चूज करने हैं, ये मेरा सैम्पलिंग फ्रेम है। ठीक है,
मैं कौन सा तरीका लगा करके पॉपुलेशन में से सैंपल उठाऊंगी, ये सैम्पलिंग फ्रेम है। इसमें से अगर कोई एलिमेंट मिस हो जाता है, जैसे तो एलिमेंट दिक्कत फोर आएगी और क्या? हाँ, आएगी ना, ओके, कोई फॉरेन एलिमेंट ऐड हो जाता है तो भी दिक्कत अलग से आएगी कुछ क्योंकि अगर, आपको तो भी सिर्फ दिक्कत इवन आएगी। नंबर है। हाँ, कोई डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है तो। हाँ, होगा ना मैम, सेम सेम कैसे चूज कर सकते? हम्म, अगर ग्रुप या क्लस्टर में आ गए तो, मैंने मान लो एक इवन नंबर चूज कर रखा है, मैंने एक एक स्पेस दे रखा कि इसी नंबर पे वो मैं लूंगी, है ना, नंबर उठाऊंगी। अगर उसमें ग्रुप या क्लस्टर्स में कुछ आ गया तो हम्म, आएगी ना प्रॉब्लम। आएगी आएगी मैम। जैसे 6 7 आ गया साथ में, 20 19 20 आ गया साथ में, 12 और पर आपको 13 आ सिर्फ गया इवन साथ नंबर में, लेना है ना, चारों के चारों प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो ये सैम्पलिंग के अंदर इशू आता है। है। पहले तो अच्छा। आप सैंपल चूज करते हो, उस सैंपल में से आपका कौन से एलिमेंट्स आप उठाने वाले हो, एक पॉपुलेशन चूज होती है सबसे पहले रिसर्च में। आप सबसे पहले पॉपुलेशन डिसाइड करते हो, पॉपुलेशन आपके रिसर्च के टॉपिक के हिसाब से होती है। उसमें से फिर आप सैंपल निकालोगे। आपने डिसाइड करा पॉपुलेशन 1000 है, तो उसमें से आप सैंपल मान लीजिए 10 का या 100 का ले रहे हो। अब वो सैंपल किस बेसिस पे आप चूज करते हो, वो आपका सैम्पलिंग फ्रेम बन जाता है। उसमें से उस सैम्पलिंग फ्रेम में आपने कहा कि नहीं, मैं हर 10वें इंसान को या हर 20वें इंसान को मैं पिक करूंगी, रैंडम होता है ना, आप रैंडम या नॉन रैंडम किस तरीके से आप सैंपल चूज करते हो, उसी का पार्ट है ये। अब सैंपल चूज करते टाइम अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो डेफिनेटली ओवरऑल सैम्पलिंग फ्रेम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस हिसाब से चारों ही दिक्कतें हैं, क्या आएगा, ABCD इज द करेक्ट आंसर। अगर आप किसी तरह 3 में भी पहुंच जाते हैं और ग्रुप्स और क्लस्टर को लेकर के आपको श्योरिटी नहीं है, 3 तक पहुंच के वो नहीं है, तो ऑप्शंस को देखो ध्यान से, ए ओनली, BC, BCD, ABCD। तो आपका फर्स्ट 3 ऑप्शन सिर्फ एक में ही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द डिपार्टमेंटल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट एन एडवांटेज यानी कि इनमें से कौन सी डिसएडवांटेज है डिपार्टमेंटल टाइप की। इट इंश्योर्स एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, इट फैसिलिटेट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, देन इट रिकंसाइल द लाइन ऑफ अथॉरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट एंजॉय ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स फंक्शनिंग। क्या डी सही है, क्या डिपार्टमेंट को ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मैं तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझी। ओके, नॉर्मली 4 तरीके के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, होते तो कई तरीके के हो सकते हैं बट मेनली हम 4 पढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट इज डिपार्टमेंट, देन कॉरपोरेशन, देन आपका आ जाता है कंपनी, और फिर आ जाता है आपका बोर्ड या कमीशन टाइप। इसमें से डिपार्टमेंट जो ट्रेडिशनल मेथड होता है ना, वो ट्रेडिशनल है। जैसे मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री का जो आगे फर्दर डिवीजन होता है, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क होगा, वो डिपार्टमेंट्स में होगा। अब ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहे हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा रिजिडिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई जगह नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फिर हम कॉरपोरेशन, कंपनी, बोर्ड्स एंड कमीशन ये चूज करते हैं। ये आप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हो। अच्छा, अब मेरे को समझ में आया कि डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री के अंडर करेंगे तो रिजिड होंगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से होगी और ऑटोनॉमी भी नहीं होगी उनमें। हम्म, हम्म। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, मतलब मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं है, वो उनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। वेयर जो PSUs हैं वो ज्यादातर कॉरपोरेशन की फॉर्म में है, तो दे हम्म। कैन टेक देयर डिसीजन। जैसे महारत्ना, मिनी रत्ना टाइप है, तो वो उनके यस पास, उनको मैम। हर छोटी से छोटी चीज के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस ऑफ रिसर्च रिलेटेड विद मोर स्पेसिफिक इन इट सब्जेक्ट ऑफ फोकस, एंड इट कंसंट्रेट ऑन सर्टेन पर्टिकुलर कंपोनेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू फेरल हैडी। हे क्वेश्चन दे रखा भगवान, है, क्या क्वेश्चन हुई? नहीं ऐसे डरना नहीं है, क्वेश्चन फेरल हैडी के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ठीक है, हमें एक चीज पता चल गई। दूसरा, उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा फोकस ऑफ रिसर्च होना चाहिए, रिलेटेड विद
more specific in its subject of focus, and it concentrate on certain particular component or characteristic of administrative system. यानी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो, पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरा, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, ओके, अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी एक कंपोनेंट है, पर्सनल्स एक कंपोनेंट है, मेथड्स एक कंपोनेंट है, आपका प्रिंसिपल्स एक कंपोनेंट है, तो उनके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। ये जब आप फेरल हेडी पढ़ते हो, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, अगर आपने फेरल हेडी या कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो सकती है। फेरल हेडी ने कंपैरेटिव स्टडीज में कुछ तरीके बताए थे, जिनमें से कुछ प्रोमिनेंट है। जैसे उनका सबसे फेमस मिडिल रेंज है, मिडिल रेंज थ्योरी फॉर्मुलेशन है। वैसे तो इसमें एक सोशोलॉजिकल थिंकर हैं रॉबर्ट मर्टन, उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी फॉर्मुलेशन बताया था, लेकिन इसको बाद में फेरल हेडी ने बहुत ज्यादा यूज करा है। फेरल हेडी कहते हैं कि आप मिडिल रेंज थ्योरी फॉर्मुलेशन अपनाओ, यानी आप ना तो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज किसी चीज पे फोकस करो और ना ही बिल्कुल मैक्रोस्कोपिक कुछ ओवरव्यू लो, बीच में, मतलब दोनों ही आपके पास हो, माइक्रो पर्सपेक्टिव प्लस मैक्रो पर्सपेक्टिव दोनों होने चाहिए। मिडिल कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन तभी पॉसिबल हो पाता है। क्या हुआ? मिडिल में रह के करना है फोकस। मैं बहुत वो बता रही हूँ आपको, रफ वर्ड्स में बता रही हूँ। अच्छा। ठीक है। मतलब ऐसे चार आप रेफर करते हो ना, तो उसमें से मिडिल रेंज थ्योरी फॉर्मुलेशन ये फेरल हेडी के साथ जुड़ी हुई है। बाकी आप कहोगे तो मैं इसको सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है फिर, बिकॉज कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में फेरल हेडी जब मैं समझाऊंगी तो वी नीड सम टाइम उनकी पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके मैम। आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगे ना तो आप मुझे बता देना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके। ओके, ये आपके टाइप क्वेश्चन आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग कंसर्निंग आईएमएफ? It was formed at Bretton Woods Conference primarily by the ideas of Harry Dexter White and John Maynard Keynes. It works to foster global growth and economic stability. Voting power in IMF is based on quota system. The board of governor of IMF consists of two governors and one alternate governor for each member country. ये बताओ मुझे कौन सी गलत है इसमें से स्टेटमेंट? ब्रिटेन वुड वाला सही है। वर्क्स, हाँ, इकोनॉमिक के लिए काम करता है, सेकंड वाला भी सही है। वोटिंग पावर, कोटा सिस्टम है क्या इसका? ये नहीं पता मैम, बिल्कुल है, सीओडी में जिसने कंट्रोल जितना कर। कंट्रीब्यूट कर रखा ना उस बेसिस पे इनको वोटिंग पावर मिलती है। तब तो फिर डी गलत होगा और तीनों सही है। डी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे दो गवर्नर नहीं होते, एक गवर्नर होता है और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है। ठीक है। 1944 को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है और हम्म। उसमें दो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, द वन इज आईएमएफ एंड द अदर वन इज, जिसको बाद में वर्ल्ड बैंक कहा जाने लगा। इसमें दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, हैरी डेक्स्टर वाइट जो अमेरिकन ट्रेजरी से जुड़े हुए थे और जॉन मेनार्ड केन्स जो कि यूके की ट्रेजरी से जुड़े हुए थे। और इनका मेन पर्पस था कि पोस्ट वॉर इसका वर्ल्ड हेडक्वार्टर इकोनॉमी, वॉशिंगटन में है ना मैम? ब्रिटेन आपको इसका, आईएमएफ का, आईएमएफ का, हाँ, वॉशिंगटन में है और 1945 में ये आया था। आई थिंक। और वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? आईएमएफ का तो इसमें ही है। आईएमएफ का वही तो, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में ही है। वर्ल्ड दोनों बैंक का का ही, हाँ दोनों का उधर ही है। पता नहीं कहाँ है। वर्ल्ड बैंक कहाँ हो सकता है? वर्ल्ड बैंक वहां नहीं है क्या? क्या एक्चुअल जनेवा में में वर्ल्ड बैंक है? 5 इंस्टीट्यूट से मिलकर के बना हुआ है। हाँ, तो फिर कहीं भी हो ओके, चलो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सकता है। यूपीएससी। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखा है यूपीएस। आजकल नहीं आते हैं मैम ऐसे, आजकल इसकी जगह पैराग्राफ दे देते हैं पैसे। हाँ ऐसे, पर ये भी काफी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, को समझने में टाइम लग सकता है बट ओवरऑल बहुत आसान है। यूपीएससी में 3 लोगों को अपॉइंट किया जाता है, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। एक्स, वाई, जेड, जिसमें से एक्स को अपॉइंट किया जाता है एज चेयरमैन 6 अक्टूबर 2013 को।
देन 2 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं, वाई और जेड, इनको अपॉइंट किया जाता है 8 नवंबर 2012 और 12 दिसंबर 2017। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, एक्स की दे रखी है 2 फेब 1954, और दे रखी है 3 जून 1954, और 6 नवंबर 1958। अब आपने बताना है व्हाट विल बी द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रिटायरमेंट फ्रॉम यूपीएससी। यूपीएससी से रिटायरमेंट की उनकी क्या मतलब वो रहेगी, क्रोनोलॉजी रहेगी। तो यूपीएससी में कितना टाइम होता है, टेन्योर क्या है? या तो 6 साल आपके पूरे हो जाए, या आप 65 साल के हो जाए। इनमें से जो भी पहले होगा, या 65 साल के पहले हो रहे हैं, या आपके 6 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है, तो फिर आप रिटायरमेंट ले लेंगे। इस हिसाब से जस्ट आपने कुछ नहीं करना है, पहले इनके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से देखो कि इनके 6 साल कब पूरे हो रहे हैं। जैसे जिसने 2013 में ज्वाइन करा, उसका कब कंप्लीट हो रहा है 6 साल? 2019 में। वाई का कब कंप्लीट हो रहा है? 2018 में। और हम्म। जेड का कब कंप्लीट हो रहा है? 17 और 6 यस मैम। 2023 में। इस बेसिस पे वाई, एक्स एक्स और जेड जेड। आएंगे। हाँ, तो लेकिन छह थोड़ा सा साल इसी देखने हैं क्या मैम? 6 साल नहीं, अब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखो कौन 65 साल का पहले हो रहा है, ये खुद ओ। कैलकुलेशन कर लेना। उसमें से देख लेना कि कौन 6 साल या 65 साल पहले कवर कर रहा है। ओके, उस हिसाब से। अब यहाँ पे ज्यादा अगर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो ना, तो लॉजिक बताती हूँ सिंपल सा। एक 1954 में जन्मा है, एक 1954 जून में है, और एक 1958 में है। तो लॉजिकली जेड तो सबसे लास्ट में रिटायर होगा, क्योंकि एक तो उसने ज्वाइन लास्ट में किया है, और दूसरा उसका जन्म में भी 4 साल बाद में मतलब है। हम्म। ओके, डिबेट आती है एक्स और वाई में। एक्स का जन्म है फेब 54 में, और वाई का जन्म है जून 54 में। कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 महीने का डिफरेंस आ रहा है, राइट? यहाँ पर अपॉइंटमेंट में देखो, ये 6 अक्टूबर और ये 8 नवंबर, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 11 महीने का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि एक्स अगर एज के हिसाब से देखे तो एक्स पहले रिटायर होता है, लेकिन कितना? 4 महीने पहले। और अगर आप अपॉइंटमेंट के हिसाब से देखो ना, तो अपॉइंटमेंट के हिसाब से वाई पहले रिटायर हो रहा यस मैम। है ना? तो वाई कितना डिफरेंस आ रहा है? वाई में अपॉइंटमेंट के बेसिस पे 11 महीने पहले रिटायर हो रहा है, और डेट ऑफ तो बर्थ के बड़ा हिसाब तो से। यहाँ पे हाँ, अपॉइंटमेंट पूछा उसमें तो वाई बड़ा होगा। हाँ। तो अगर आप दोनों का कैलकुलेशन बैठाते हो ना, तो यू विल फाइंड कि 65 साल होने से पहले वाई के 6 साल पूरे हो जाएंगे। ओके, एक्स 65 साल का बाद में होगा, वाई के 6 साल पहले पूरे हो। इसीलिए पहले वाई रिटायर होगा, फिर एक्स रिटायर होगा, और फिर जेड रिटायर होगा। नहीं समझ में आया? आ गया मैम अब तो मेरे अच्छे से। हम्म कुछ नहीं करना है, जस्ट एक तरफ उनका खुद डेट से ऑफ बर्थ पढ़ती के तो हिसाब। मैम नहीं आता समझ में। कोई ना, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से देखो कि 6 साल कब पूरे हो रहे, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखो 65 कब पूरे हो रहे। उस हिसाब से आप बता दोगे कि एक्स वाई जेड में पहले कौन आ रहा है। तो वाई, एक्स और जेड। और यूपीएससी 315 से लेकर के 323 आर्टिकल तक है यूपीएससी के बारे में मेंशन। चलो जी, सक्सेसफुली हमने 2018 जुलाई का पेपर कंप्लीट कर कर लिया है। लिया। बधाई हो। हाँ मैम। सही बात है। ठीक है, कल दिसंबर वाला कंप्लीट करते हैं, मतलब फर्स्ट 25 क्वेश्चंस।